मान लीजिए स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऐसे में आपने पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट ऊपर गया, और पैसा लगाया और स्टॉक मार्केट ऊपर गया, आपका तो बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, आपने और पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट और ऊपर चला गया। फिर इस बार आपके पास पैसे लगाने के लिए बचे नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने किसी बैंक से लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट और ऊपर चला गया, आप तो बड़े खुश कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको अब दिख रहा है। आपने और लोन लिया, स्टॉक मार्केट और ऊपर गया, आपने और लोन लिया, स्टॉक मार्केट और ऊपर गया। लेकिन एक दिन स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, और ऐसा गिरा कि जितना आपको लॉस है उतनी तो आपकी नेट वर्थ ही नहीं है, उतना आप वापस पे ही नहीं कर पाएंगे। तो आ गई ना आपकी लाइफ में क्राइसिस। कुछ ऐसा ही हुआ था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में। बस यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर जाने की बजाय हाउसिंग मार्केट ऊपर जा रहा था, और यहाँ पर आप बैंक से लोन लेने की बजाय बैंक्स मार्केट से पैसा उठा उठा के हाउसिंग लोन मार्केट में पैसा डाल रहे थे। और हालत इतनी बुरी थी कि एट द पीक ऑफ द क्राइसिस जितने भी यूएस बैंक्स हैं उनका जो टोटल डेट था वो था $4.1 ट्रिलियन, जो कि उस टाइम पे यूएसए की जीडीपी का 30% था। अब इस पूरे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने के लिए हमें इसकी एक जड़ पे जाना पड़ेगा, और इसके एट द कोर जो है वो एक सिंपल आइडिया है, और आइडिया एक बॉन्ड का है, मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग मॉर्टगेज बॉन्ड। तो देखिए, रियल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ मॉर्टगेज बॉन्ड। तो मान लीजिए आप किसी लेंडर से अपना हाउस लोन लेते हैं 50 लाख रुपीस का, मान लीजिए वो लेंडर एचडीएफसी बैंक है फॉर दिस एग्जाम्पल, राइट। तो अब वो आपको 50 लाख देता है, बदले में आप उसको मंथली पेमेंट्स करते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो वो जो लेंडर है वो आपसे इंटरेस्ट में कमाता है, और उस कमाने के बदले वो ये रिस्क लेता है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो उसका प्रिंसिपल जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं बेसिक मॉर्टगेज बॉन्ड। तो अब जानते हैं 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ क्या। तो जो बेसिक मॉर्टगेज बॉन्ड था इसको हमने धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया। कैसे? सबसे पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक है, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन, फॉर एग्जांपल बियर स्टर्न्स, फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस लेंडर को फ़ोन घुमाया। इन्होंने बोला कि मुझे जो मॉर्टगेज आपका जो बॉन्ड है ये मुझे खरीदना है, राइट। तो इस मॉर्टगेज बॉन्ड को जब इन्होंने खरीदा, इसको बोलते हैं मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो है ये इसमें आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल रहे हैं थ्रू मॉर्टगेज, थ्रू हाउस लोन, दीज आर बैक्ड बाई द कोलैटरल विच इज़ योर हाउस। तो अगर कभी आपने डिफॉल्ट किया तो आपका घर बेच के ये रिकवर कर लेंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने ये लेंडर से मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी तो खरीद ली, पर इन्होंने देश भर के कई सारे लेंडर से कई सारे मॉर्टगेज खरीद के एक साथ बंडल कर दिया। अब इन सारे खरीदने के लिए इनको पैसा चाहिए था, तो उन्होंने मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाए इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने, और इन सारे एमबीएस यानी मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज खरीद के एक साथ बंडल कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनमें जो लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग जो बैठे थे इस इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर, उन्होंने इसको जो पैकेज किया इसका एक नाम दिया विच इज सीडीओ। ये आपने काफ़ी सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। एज अ नेक्स्ट स्टेप इन्होंने सीडीओ के 3 पार्ट्स किए, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। हाई रिस्क में वैसे एमबीएस होते थे जिनकी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी हाई थी, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता था। मीडियम रिस्क में मीडियम डिफॉल्ट होते थे तो मीडियम आपको इंटरेस्ट मिलता था, और लो रिस्क में सबसे कम डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी, तो इसलिए आपको सबसे लोवेस्ट रिटर्न मिलता था। इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बना के इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ये प्रोडक्ट बेचा। कौन थे ये इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स हम जैसे ही लोग थे जिनको या तो अपने रिटायरमेंट के लिए फिक्स्ड इनकम चाहिए थी, तो उन्होंने ऐसे बॉन्ड्स खरीदे ताकि उनको मंथली, एनुअली या वॉट एवर बाई एनुअली ये इनकम आएगी, या फिर ये ऐसे पेंशन फंड्स या बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। बाय द वे, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स आ कहाँ से रहे हैं? ये वही इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो वो होम ओनर जो होम लिया है उसका ईएमआई दे रहा है। अब वो इंटरेस्ट पेमेंट्स लेंडर की तरफ ना जाकर सीडीओ इन्वेस्टर्स के पास आ रहे हैं, क्योंकि वही अंडरलाइंग मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी का जो बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ओन करते हैं। तो अब एक बार इस चेन को पूरा देखिए, राइट। जो बंदा जब डिफॉल्ट करता तो रिस्क लेंडर का होना चाहिए था। पहले तो वो रिस्क किस पे शिफ्ट किया लेंडर ने? इन्वेस्टमेंट बैंक्स पे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने वो रिस्क किस पे शिफ्ट कर दिया? इन्वेस्टर्स पे। तो अगर अब कोई भी इंसान अपने मॉर्टगेज पे डिफॉल्ट करता है तो रिस्क अब ना इन्वेस्टमेंट बैंक का है ना लेंडर का है, वो सीधा सीधा इन्वेस्टर का है। तो जो इंसान लेंड कर रहा है, जो लेंडर है, उसके पास कोई इंसेंटिव है इसमें रिस्क को सही से असेस करने का और सही से लोगों को लेंड करने का? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास भी क्या कोई इंसेंटिव है? नहीं, क्योंकि कोई डिफॉल्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंक जब भी इन्वेस्टर्स को ये सीडीओज बेचता था तो वो उसमें अपनी 1 से 3% के अंदर फीस लेता था, और उसने कमाए बहुत।
लोन तो लिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बाय एमबीएस, बट उसने कमाया भी बहुत। तो इसलिए शुरू में तो सब बढ़िया चल रहा था, बहुत सारे लोगों को लोन दिया जा रहा था, उनको एमबीएस को सीडीओज में पैक किया जा रहा था और उनको इन्वेस्टर्स को बेचा जा रहा था। बैंक्स मस्त अपना, इन्वेस्टमेंट बैंक्स मस्त अपना फीस कमा रहे थे। पर धीरे धीरे क्या होता है, देखिए धीरे धीरे ये होता है कि आप कितने ही लोगों को लोन दे पाएंगे। धीरे धीरे अमेरिका में जितने लोग होम अफोर्ड कर सकते थे वो उनको आप लोन दे चुके थे, बाकी को लोन देने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव्स अलाइन नहीं हो रहे थे, इसीलिए लेंडर्स ने और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने धीरे धीरे क्या किया, ऐसे लोगों को लोन देना शुरू किया जिन लोगों की रीपेमेंट एबिलिटी बहुत कम थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का फाइको क्या होता है, इंडिया का जैसे सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर में आता है वैसे यूएस में फाइको क्रेडिट स्कोर होता है। तो जिनका फाइको जो बेसिकली सिविल है वहाँ का, वो लेस देन 550, ऐसे लोग जिनकी कोई वेरीफाइबल इनकम नहीं है, कोई वेरीफाइबल आइडेंटिटी नहीं है, राइट, ऐसे लोन्स देने शुरू करें। और यही नहीं, ये कह के कि कौन ही अमेरिकन होगा जो अपने मॉर्गेज पे डिफॉल्ट करेगा, इन्होंने इसको लो रिस्क भी बोला। और इसमें जितनी भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल S&P, फॉर एग्जांपल मूडीज, इन्होंने इनको भी कन्विंस कर दिया कि ये लो रिस्क एसेट्स हैं। तो भले इनके अंदर के लोन्स रिस्की हैं, पर ये जो ओवरऑल जो CDO बन रहे हैं, इनको इन्होंने लो रिस्क बोल दिया, इनको इन्होंने AAA रेट करा दिया, जो बेसिकली बोलता है कि काफ़ी लो रिस्क है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स इनको खरीदते रहे और बैंक्स मस्त अपना 1% से 3% छापते रहे। इसी दौरान बैंक्स ने मार्केट से और लोन उठाना शुरू कर दिया और शुरू में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि हाउस की डिमांड फटाफट बढ़ रही थी, हर इंसान हाउस खरीद पा रहा था यूएस में, क्योंकि लोन इतनी आसानी से मिल रहा था। और उसकी वजह से जो हाउस प्राइसेस हैं वो डबल हो रहे थे, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी हाउसेस की, सप्लाई तो कम थी ना। तो जैसे ही डिमांड बढ़ रही थी सप्लाई से, हाउस प्राइसेस नियरली डबल हो रहे थे। तो शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बैंक्स को, क्योंकि मान लो कोई डिफॉल्ट कर भी देता है तो वो उसका घर बेच देंगे, और घर तो ज़्यादा दाम पे बिक रहा है, डबल हो रहा है कुछ सालों में, राइट। तो शुरू में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब डिफॉल्ट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो जो मार्केट में बैंक्स घर बेच रहे थे उनकी सप्लाई बढ़ गई, राइट। तो जब सप्लाई अब धीरे धीरे बढ़ने लगी और डिमांड उतनी ही है, सप्लाई बढ़ने लग गई, सप्लाई डिमांड से तेजी से बढ़ने लग गई, तो क्या हुआ, तो हाउस प्राइसेस धीरे धीरे गिरने लगे। और जैसे ही हाउस प्राइसेस धीरे धीरे गिरने लगे, वही हुआ जो आपके साथ होता अगर आप लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे तो आपको याद है अल्टीमेटली जो मंथली रीपेमेंट्स आ रहे थे वही तो एमबीएस और होते होते वही तो सीडीओ के थ्रू आप इन्वेस्टर्स तक पहुंच रहे थे। अब जब मंथली रीपेमेंट्स जो ईएमआईज आ रही थी वही लोग नहीं पे कर पा रहे थे, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के पास कुछ आ नहीं रहा था। इन्वेस्टर्स ने क्या किया, इन्वेस्टर्स ने सीडीओज बाई करना ही बंद कर दिया, राइट। अब क्या हुआ, अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे उनके पास भारी भारी सीडीओ के कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए थे जो बिक ही नहीं रहे थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस वक्त तक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे जिन्होंने 30x लेवरेज ले रखा था। इसका मतलब यह है कि उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसका 30 गुना उन्होंने लोन ले रखा था। अब जब उनके सीडीओज बिके नहीं तो वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो अपना ही लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने दूसरे बैंक से लिया था, तो बेचारे जिस बैंक ने दिया उसके पास लिक्विडिटी की कमी होने लगी। उस बैंक ने कहाँ से दिया है, उस बैंक ने भी तो लोगों से डिपॉजिट्स लिए होंगे, कुछ लोग कहीं लोगों ने एफडी कराई होगी, कुछ चीज़ें एसेट्स लिए होंगे, वो बैंक भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम में चला गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हालत खराब हो गई, राइट। अल्टीमेटली इतना सिंपल आइडिया जो कि बेसिकली है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया और उसके बाद उसमें लेवरेज भी डाल दिया। तो जब मार्केट गिरा तो सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स लगभग जो भी इन्वेस्टेड थे सीडीओज में उनका दिवाला निकल गया। अल्टीमेटली बहुत सारे बैंक्स को बेल आउट किया गया, लेमन ब्रदर्स को बैंकरप्ट होने दिया। यहाँ पे बेल आउट का बेसिकली मतलब ये, जिस बैंक के ऊपर जितना कर्जा है वो गवर्नमेंट ने दिया, टैक्स पेयर मनी ने दिया, यूएस के कॉमन सिटीजन्स ने दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बहुत सारे फॉरेन बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल एशियन बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिकन बैंक्स, ये सब भी ट्रेड करते थे यूएस में। तो इन लोगों ने भी सीडीओज ले रखे थे, इनका भी पेमेंट रुका, तो इनके यहाँ भी लिक्विडिटी क्राइसिस आ गई। इसीलिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, भले ही स्टार्ट तो यूएस से हुआ था पर पूरे दुनिया में फैला था। सिर्फ यूएस का स्टॉक मार्केट नहीं गिरा, पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट गिरा है। 2007 के पीक में इतना डेट ले रखा था इन्होंने कि वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट बैंक से जो डेट था वो था $4.1 ट्रिलियन, जो कि बेसिकली मतलब यूएस के 30% जीडीपी के बराबर है, जो ह्यूज है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो आप अगर एक टेक अवे ले सकते हैं इस वीडियो से तो वो ये लीजिए, कैसे सिंपल आइडियाज़ को जब इतना कॉम्प्लेक्स किया जाता है
तो वो कभी ना कभी फटता है, राइट। और कैसे जो रिस्क होता है इसको प्रॉपरली असेस करना ज़रूरी है, नहीं तो जब बुरा होगा तो इतना बुरा होगा कि इंसान संभाल नहीं पाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।